हेलो चिल्ड्रन, हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में वेव फ्रंट और वेव फ्रंट का डिफरेंट शेप भी देखे थे और वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी देखे थे। एक बोर्ड में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है, वो बताते हैं शेप ऑफ वेव फ्रंट इन डिफरेंट सिचुएशन। तरह तरह का सिचुएशन है, उसमें हम वेव फ्रंट का शेप देखते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। फर्स्ट नंबर में है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। इसका शेप ऐसा था, ये मेरा प्लेन मिरर है और यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल। इसमें हम पढ़े थे लाइट रे को हम ऐसे इंसिडेंस कराते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला जाता है। क्लियर है? तो वेव फ्रंट जो होता था मेरा इंसिडेंस रे के पैरेलल परपेंडिकुलर होता था। ये सब जो मेरा है वेव फ्रंट है, ग्रीन कलर से जो हम बनाते हैं बना रहे, ये वेव फ्रंट है। ये जो मेरा है परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ये मेरा परपेंडिकुलर है। ये जो मेरा है इधर वाला, ये है मेरा इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट। ये है मेरा रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है? वेव फ्रंट इंसिडेंस रे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दूसरा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो होगा, एक फर्स्ट में हम लेते हैं कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या होगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये है मेरा कॉनकेव मिरर। क्लियर है यहां तक? और ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ठीक है? जब यहां से लाइट रे को हम इंसिडेंस कराते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस पे आकर के मिलेगी इस तरह से। ये फोकस पे आके मिल रहा है, फिर यहां से इंसिडेंस कराया, ये कहां पे आया? फोकस पे। फिर ये भी कहां गया? फोकस पे। ये तो पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ का वेव फ्रंट देखते हैं। ये जो मेरा है दिस इज इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट। ये मेरा कितना डिग्री एंगल बना रहा है टोटल? ये सारा का सारा 90 डिग्री एंगल है। क्लियर है? ये मेरा एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पे मेरा इसका जो शेप होगा इस तरह का शेप का होगा। दिस इज द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये भी एंगल सारा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये मेरा रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। क्लियर है? अगर हम यहां पर देखें कॉन्वेक्स मिरर में, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ले गए तो ये मेरा रिफ्लेक्ट होके इधर ऐसा लगता है कि फोकस पे जाने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हम वेव फ्रंट बनाया हमने, ये जो मेरा है ये है मेरा इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है? और यहाँ पे जो मेरा रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट का ऐसा शेप होगा। दिस इज द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये भी मेरा यहाँ से कितना डिग्री एंगल बनाएगा?
90 डिग्री एंगल पे जाएगा। ये ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर है? ये एग्जाम में आता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम प्लेन मिरर, ये हमने देखा है स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद इसमें वेव फ्रंट का शेप ऐसा होता है, इसमें वेव फ्रंट का शेप इस तरह का लेगा। देखते हैं नेक्स्ट रिफ्रैक्शन से कैसा वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड नंबर केस था। अब हम थर्ड नंबर केस देखें। केस नंबर थर्ड है वेव फ्रंट का शेप। केस नंबर थर्ड में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो वेव फ्रंट का शेप क्या होगा देखते हैं। ये हमने यहाँ पे ये नॉर्मल खींचा, ये μ1 मीडियम है और ये μ2 मीडियम है। इसको हमने ले लिया रेयर मीडियम, इसको हमने ले लिया डेंसर मीडियम। अब कोई भी लाइट रे को हम इंसिडेंस कराते हैं तो ये लाइट रे ऐसे नहीं जा करके टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे वेव फ्रंट अगर हम लें, ये जो मेरा है इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट है और ये जो है मेरा रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है? ये एंगल 90 डिग्री होगा, मींस प्लेन वेव फ्रंट। इसको हम लिख सकते हैं अगर मन है तो, इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट, और ये जो होगा मेरा रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है? नंबर 4 में देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिज्म। प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होगा उस वक्त वेव फ्रंट का शेप क्या होगा। ये है प्रिज्म। क्लियर है? जब किसी भी लाइट रे को प्रिज्म पे इंसिडेंस कराया ऐसे, ये भी मेरा लाइट रे ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे नहीं जा करके, ये ऐसे नहीं जा करके टुवार्ड्स द नॉर्मल, जब यहां से निकलेगा तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब यहाँ पे हम प्लेन वेव फ्रंट खींचेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये मेरा हो गया इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट, और यहाँ से जो वेव फ्रंट आएगा इसका शेप ऐसा होगा। दिस इज रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये प्रिज्म से, दिस इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। कैसा है? मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्लियर है? नंबर 5 में देखते हैं 5 में क्या है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस देखते हैं हम, लेंस से कैसा होगा वेव फ्रंट का जो फॉर्मेशन होगा उसका लेंस से कैसा शेप बनेगा। नंबर 5 में रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो इसका नंबर ए में हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कैसा होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। जब यहां से लाइट रे को इंसिडेंस कराया यहां से, तो ये मेरा फोकस पे जाकर के मिलेगा। अब वेव फ्रंट हमको बनाना है, तो वेव फ्रंट जो है ये मेरा इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट है, और जब यहां से वेव फ्रंट का शेप लेता है तो ये जो वेव फ्रंट है इस तरह से दिखाई देगा हमको, ऐसा बनता हुआ। ये भी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री।
क्लियर है। अगर हम देखें इसका नंबर बी में, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। ये है कॉनकेव लेंस। यहां से लाइट रे इंसिडेंस कराया, ये भी लाइट रे, ये किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको हम यहाँ पे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, तो ये फोकस पे आकर के मिलेगा। तो इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट बनाए, इसका शेप ऐसा होगा। ये कैसा लेगा मेरा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा। क्लियर है। जब हम रिफ्रैक्टिव प्लेन वेव फ्रंट देखें, इसका शेप इस तरह से होगा। दिस इज रिफ्रैक्टिव प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है। और इतने तरह का शेप देगा वेव फ्रंट। चलते हैं आगे, आगे क्या है देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो बताए थे आप लोग को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंस एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, a boundary of refractive medium from air to a medium of Ri, mu equal to 3/2. Find the angle of refracted wave front with horizontal. क्वेश्चन कह रहा है ये एक बाउंड्री है, इस तरह का कंडीशन है, इधर एयर है और इधर कोई कोई मीडियम है। एयर का Ri 1 दिया हुआ है, इसका Ri 3/2 दिया हुआ है, और हमने दो नॉर्मल खींच दिया, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। अब यहां से इंसिडेंस होता है, ऐसे आता है, और यहां से भी एक लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है, तो इस तरह से आ रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, हम जानते हैं इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो क्वेश्चन में है कि इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट 37 डिग्री एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री, इसी को हम आई कहते थे। और ये आर कह रहे हैं निकालने के लिए क्या होगा, तो हम पढ़े हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1, और साइन आई और आई मेरा दिया हुआ 37 डिग्री बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1, और μ2 का वैल्यू 3/2, μ1 का वैल्यू 1। सो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 साइन 37 डिग्री। और आप लोग को बताए हैं 11th में भी, अगर इस तरह का केस रहता है मेरा, अगर ये एंगल 90 डिग्री होता है, अगर ये साइड 3 रहता है, ये 4, ये 5, तो ये एंगल 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है। सो साइन 37 डिग्री इक्वल टू 4/3/5। क्लियर है। साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, 3/5। तो साइन 37 के बदले हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 3/5, 3 कैंसिल, 2/5। सो आर इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। आंसर कितना आता मेरा, आर इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5, ये मेरा आंसर होता है। क्लियर है यहाँ तक। मीन्स इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल बनाएगा, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
येलो लाइट विथ अ वेव लेंथ 0.5 नैनोमीटर इन एयर। एक येलो लाइट है जिसका वेव लेंथ लैम्डा 1 लेट कर लेते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर है, नॉट इन नैनोमीटर, इन एयर, सफर रिफ्लेक्शन इन अ मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 2 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कोई मीडियम है, उस मीडियम में लाइट का स्पीड दिया हुआ है मेरा c2, 2 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। इस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ पूछ रहा है क्या होगा, और ये एयर में है तो यहाँ का स्पीड होगा 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। हम पढ़े जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड c1 c2 बदलता है, वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 भी बदलता है, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। ये एंगल I और ये एंगल R, ये μ1 मीडियम, ये μ2 मीडियम होता था। क्लियर है? तो हम जानते हैं साइन I बाय साइन R, हम रिलेशन पढ़े थे μ2 बाय μ1, दिस इज इक्वल टू c1 बाय c2, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। लैम्डा 2 निकालना है, लैम्डा 2 इक्वल टू c2 लैम्डा 1 बाय c1। क्लियर है? c2 मेरा कितना है 2 into 10⁻8, लैम्डा 1 है मेरा 0.5 माइक्रोमीटर, ये मेरा कितना है 3 into 10⁻8, ये कैंसिल। क्लियर है? ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं, यहाँ से 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल, ये मेरा हो जाएगा 1/3 माइक्रोमीटर। क्लियर है ना? देखिए जरा सा, लैम्डा 2 का वैल्यू होगा लैम्डा 1 c2 बाय c1, लैम्डा 1 c2 बाय c1, सही है। ये जो हो जाएगा 0.66 माइक्रोमीटर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स का, द डॉपलर इफेक्ट। द डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, हम डॉपलर इफेक्ट को समझते हैं जरा सा। साउंड में भी पढ़ते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट। अब जैसे हमने लेट कर लिया, ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट इमिट हो रहा है, ये हमने लेट कर लिया, ये है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। अगर आप देखो यहाँ पे, ये सोर्स ऑफ लाइट को इधर मूव करवा दे, ऑब्जर्वर को भी इधर मूव करवा दे तो फ्रीक्वेंसी चेंज। अगर सोर्स ऑफ लाइट को अबे और ऑब्जर्वर को भी अबे मूव करवा दे तो उस वक्त भी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। अगर ऑब्जर्वर को रेस्ट कर दे, सोर्स को मूव कराएं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, उस वक्त भी मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। मींस डॉपलर इफेक्ट कहता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, और फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। मींस सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन के कारण जो लाइट और साउंड दोनों का कंडीशन हो सकता है, जब फ्रीक्वेंसी चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी का चेंज करना, ये इफेक्ट क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट को हम लिख सकते हैं द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, द अपरेंट change in frequency due to relative motion between source and observer is called डॉपलर इफेक्ट।
डॉपलर इफेक्ट। और एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होगा, दिस इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो होगा मेरा एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश सी प्लस माइनस सी नॉट बाय सी प्लस माइनस सी एम इंटू न्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे सी क्या है, सी नॉट क्या है, सी क्या और सी एम क्या है। सी जो है मेरा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट में हम पढ़ते हैं तो ये लाइट का स्पीड होगा, साउंड में पढ़ेंगे तो साउंड का स्पीड होगा। सी नॉट क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और सी एम क्या है, स्पीड ऑफ सी प्लस माइनस सी ओ बाय सी प्लस माइनस सी एम, मीन्स स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, मीन्स ये सोर्स का स्पीड, दिस इज ऑब्जर्वर, ये मैन होता था, ये से यहां पे हो जाएगा सोर्स ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट रे, जहां जो सोर्स है उस सोर्स से जो लाइट निकल रही है, तो लाइट मेरा सी से जा रहा है, और ये जो मेरा इधर या इधर जा रहा है, दिस इज सी एम। ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी सी नॉट से लिखा, मींस सी एम इज द स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड सी इज ए स्पीड ऑफ लाइट, सी नॉट इज ए स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। और ये केस जो होता है मेरा साउंड में भी चलेगा, ठीक है। यहाँ ऑप्टिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट, मीन्स ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा बट सोर्स ऑफ लाइट मूव करेगा। क्लियर है। इस इन लाइट में जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, इन ऑप्टिक्स ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर ऑलवेज किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चलेगा मेरा क्या, C बाय C प्लस माइनस सी एम होगा इंटू न्यू, जहां न्यू जो है मेरा रियल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है यहाँ तक। अब जो ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, दो टाइप्स का डॉपलर इफेक्ट है, एक है हमको पढ़ने के लिए रेड शिफ्ट, दूसरा है मेरा ब्लू शिफ्ट। अब हम देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉपलर इफेक्ट, देयर आर टू टाइप्स या टू केसेज, टू केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। फर्स्ट इज रेड शिफ्ट एंड सेकेंड इज ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट। अब हम देखते हैं रेड शिफ्ट क्या होता है और ब्लू शिफ्ट क्या होता है, दोनों को हम देखते हैं, व्हाट इज रेड शिफ्ट एंड व्हाट इज ब्लू शिफ्ट। अब यहां पे हमको समझना है, आप जानते हो दूर से कौन सा कलर दिखता है, रेड शिफ्ट, रेड कलर दिखता है। फर्स्ट नंबर हम समझते हैं रेड शिफ्ट क्या होता है। रेड शिफ्ट कहते हैं, जैसे यहां पे ये मेरा, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये मेरा क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वर है। सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इमिट हो रहा है, जो लाइट जा रहा है मेरा किधर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये मेरा सी से, और सोर्स किधर जा रहा है मेरा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मीन्स का when source of light is moving away from the observer, then apparent frequency is decreases, then this type of shift is called red shift। आप याद करने का ट्रिक है, दो ज्यादा डिस्टेंस से रेड कलर दिखता है, तो ज्यादा डिस्टेंस से रेड कलर दिखता है, जब सोर्स अवे जाएगा तो रेड शिफ्ट कहलाता है, जब सोर्स टुवर्ड्स जाएगा तो ब्लू शिफ्ट कहलाएगा।
क्लियर है? याद, आप ट्रिक से याद रख लोगे। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट में जनरली स्टूडेंट का गलत होता है, तो आप याद रखोगे दूर से हमको रेड कलर दिखता है न, रेड कलर दूर से भी दिख जाता है और ब्लू कलर दूर से नहीं दिखता है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो कैसे याद रखेंगे? जब सोर्स अवे जाएगा तो याद रखेंगे अवे मीन्स दूर से कौन सा कलर दिखता है, तो रेड कलर। तो जब सोर्स अवे जाएगा तो उसको हम याद रख लेंगे रेड शिफ्ट होगा। क्लियर है? और दूसरा तो उसका जस्ट उल्टा होगा, जब सोर्स टुवर्ड्स जाएगा तो कौन सा शिफ्ट होगा? ब्लू शिफ्ट होगा। तो अब याद हो जाएगा, दूर से हमको रेड कलर दिखता है मींस व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर देन apparent frequency decreases is called red shift। जब सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे जाएगा मींस अवे से रेड कलर दिखता है हमको, तो वैसा ही शिफ्ट क्या कहलाएगा? रेड शिफ्ट कहलाएगा। तो हम क्या लिखें? व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम stationary observer then apparent frequency decreases is called red shift। red शिफ्ट। जब apparent frequency डिक्रीजेज करेगा तो उस वक्त का जो फार्मूला होगा न्यू डैश इक्वल टू सी बाय सी प्लस सी एम होगा इनटू न्यू। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब नीचे में c प्लस सी एम हो जाएगा, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट जो गिवन रहता है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, और cm है स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अब सेकेंड होता है मेरा ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या होगा? नंबर 2 ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या होगा? ये जो मेरा है सोर्स, ये सोर्स से लाइट इमिट हो रहा है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। ये सी स्पीड से इधर जा रहा है और सोर्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मींस इफ व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जाता है तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है जिसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं, और जब सोर्स अवे जाएगा तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, उसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। आपको याद करने का एक और ट्रिक है, VIDGYOR वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज करता है। अब फ्रीक्वेंसी ब्लू का ज्यादा होगा कि रेड का? मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, मींस ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, मींस सोर्स किधर जाएगा? टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, मींस ब्लू का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेड, मींस ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब करेगा? जब सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स। अब रेड का जो होता है फ्रीक्वेंसी कम होता है, कम कब होगा? जब सोर्स अवे जाएगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर से। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नहीं तो यार दूसरा ट्रिक हमने आपको बताया, दूर से रेड कलर दिखता है तो अवे जाएगा तो रेड शिफ्ट, पास से ब्लू कलर दिखता है तो पास आएगा तो ब्लू शिफ्ट। मींस इसमें हम क्या लिखेंगे? व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स stationary observer, then apparent frequency
frequency increases is called ब्लू शिफ्ट। क्लियर है? अब ब्लू शिफ्ट में क्या होगा फॉर्मूला, न्यू डैश इक्वल टू सी बाय सी माइनस सी एम इंटू न्यू। क्लियर है? ये मेरा हो गया रेड शिफ्ट, ये हो गया मेरा ब्लू शिफ्ट। यही मेरा क्या था, डॉपलर इफेक्ट। तो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? The apparent change in frequency due to relative motion between source and observer is called Doppler effect. And there are two cases of Doppler effect we study in optics, but in sound we study 5 or 6 cases of Doppler effect. In optics, first is red shift and second is blue shift. In red shift, source is moving away from a stationary observer, so apparent frequency decreases. But in blue shift, source is moving towards a stationary observer, so apparent frequency increases. Means red shift में frequency decrease करेगा और blue shift में frequency increase करता है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखते हैं डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है with what speed should a star move with respect to us? न कोई भी स्टार मेरे रिस्पेक्ट में, हम लोग के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड से मूव करे, so that the beam of wavelength 460 नैनोमीटर is observed 460.8 नैनोमीटर। मीन्स कोई भी, ये मेरा, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये है मेरा स्टार, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, और ये है ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है। अब ये कह रहा है कि स्टार का स्पीड क्या होगा, तो स्टार का स्पीड v लेट कर लिया। अब इसमें ये भी पता करना है कि अभी होगा या टुवर्ड्स। तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेगा तो पास आएगा, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो अवे जाएगा। अब c इक्वल टू फॉर्मूला होता है न्यू इंटू लैम्डा। अगर स्पीड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है तो वेव लेंथ डिक्रीज करेगा। मीन्स इससे ये भी पता कर लेंगे अगर वेव लेंथ डिक्रीज करता है तो मेरा क्या हो जाएगा, अवे जाएगा। इंक्रीज करेगा तो किधर आएगा, पास आएगा। आप देखिए वेव लेंथ यहाँ पे कितना 460 नैनोमीटर और यहाँ पे वेव लेंथ का था 460.8 नैनोमीटर। तो इसका मतलब स्टार किधर आ रहा होगा, टुवर्ड्स जा रहा होगा, मीन्स पास आ रहा होगा। क्लियर है? स्टार इज मूविंग अवे। यहाँ पे देखते हैं, अब पता नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो वेव लेंथ डिक्रीज करेगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो वेव लेंथ डिक्रीज, तो देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ ये डायरेक्शन का पता नहीं चला, डायरेक्शन हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ये स्टार का स्पीड क्या होना चाहिए कि हमको वेव लेंथ 460 के बदले में 460.8 नजर आए। तो नाउ वी हैव डेल्टा न्यू बाय न्यू मींस चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ बाय ओरिजिनल वेवलेंथ, एंड दिस इज इक्वल टू v रेडियल मींस स्टार का वेलोसिटी बाय लाइट का स्पीड। और डेल्टा लेम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे 460.8 माइनस 460, तो ये मेरा कितना आ रहा है 0.8 नैनोमीटर। सो v रेडियल, यहाँ से v रेडियल अगर हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c डेल्टा लेम्डा बाय लेम्डा, और c का वैल्यू मेरा कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेम्डा कितना दिया हुआ है, जो डेल्टा लेम्डा है 0.8 नैनोमीटर, और ये मेरा इनिशियल 460 नैनोमीटर। तो इसका वैल्यू अगर हम कट करते हैं तो ये मेरा आता है 521.7 किलोमीटर पर सेकेंड। सिंस v comes out to be positive, मीन्स v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स v जो मेरा है पॉजिटिव में आ रहा है, v पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब we conclude that the star is moving away from us, मीन्स स्टार जो जा रहा है अवे जा रहा है,
मींस फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्यों डिक्रीज कर रहा होगा, देखिए पता चल जाएगा। C इक्वल टू फॉर्मूला तो न्यू इंटू लेमडा। आप देखिए वेव लेंथ क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना वेव लेंथ से इंक्रीज करके इतना हो गया, मींस वेव लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो वेव लेंथ इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो स्टार किधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और जब मेरा वेव लेंथ इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और वेव लेंथ डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो आप हम कह सकते हैं व्हेन सोर्स of light is moving towards the stationary observer, then apparent frequency increases but wavelength decreases. When source is moving away from the stationary observer, then apparent frequency decreases but wavelength increases. और इस क्वेश्चन में देखिए wavelength increase कर रहा था, means star is moving away from stationary observer. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का। अ गैलेक्सी इज मूविंग विथ ए स्पीड 300 किलोमीटर पर सेकेंड, शोज ब्लू शिफ्ट। मींस एक गैलेक्सी है जो 300 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ब्लू शिफ्ट दिखा रहा है। मींस ब्लू शिफ्ट का मतलब हो गया ये जो मेरा सोर्स है और ये जो ऑब्जर्वर है, ब्लू शिफ्ट में किधर जा रहा होगा, ब्लू शिफ्ट में मेरा जो जा रहा होगा टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मींस सोर्स मींस ये गैलेक्सी जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जा रहा है। but at what wavelength of a sodium line at 589 nanometer, this is in nanometer will be observed। मीन्स एक सोडियम लाइन है जिसका वेवलेंथ 589 मीटर है और ये जो गैलेक्सी है ये 300 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर को कितना वेवलेंथ दिखेगा इस ब्लू लाइट का। क्लियर है? तो यहाँ पे दिया हुआ है v रेडियल -300 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज रिटन एज -3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वाई नेगेटिव, नेगेटिव साइन कम्स बिकॉज वी ऑब्जर्व ब्लू शिफ्ट दैट इज गैलेक्सी इज अप्रोचिंग अस, मींस गैलेक्सी पास आ रहा है। तो सो डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इज इक्वल टू v रेडियल बाय c, और डेल्टा लेमडा बाय लेमडा का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ 589, और ये मेरा हो जाएगा कितना -3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल। सो डेल्टा लेमडा कितना हो जाएगा 589 × 10⁻³ नैनोमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 0.5 × 10⁻³ दिस इज इन नैनोमीटर। ये मेरा पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। हेंस द ऑब्जर्व वेवलेंथ विल बी दिस वेवलेंथ माइनस दिस वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कितना था 589 नैनोमीटर में से हमने माइनस कर दिया 0.589। सो ऑब्जर्व वेवलेंथ इज 588.411 नैनोमीटर। मींस ये ऑब्जर्वर को ये वेवलेंथ नजर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मींस हम शुरू करेंगे इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव फ्रंट और ड्रॉपलर इफेक्ट हो गया। और वेव ऑप्टिक्स का जो वेव नेचर रियल में क्या होता है वेव नेचर, वही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? थैंक यू।